नमस्ते। आज हम लोग रागों के 10 लक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मतंगकृत बृहदेशी ग्रंथ में प्राप्त होता है। उससे पहले रागों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग पाया जाता है श्रुति? जाति शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसलिए भरत के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में हमें जातियों के कितने लक्षण का उल्लेख प्राप्त होता है? 10 लक्षण का प्राप्त होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रागों की जननी क्या है? जाति है। तो इसलिए जो जातियों के 10 लक्षण है वही आज क्या है? हाँ। तो वो जो 10 लक्षण है उनके नाम क्या है? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औडव, शाडव, मंद्र, तार। ठीक है, एक बार श्रुति अकेले बोलो। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औडव, शाडव, मंद्र और तार। ठीक है। तो ये जो रागों के जो 10 लक्षण है ना, हमें भरत काल में प्राप्त होते हैं और सारंगदेव के समय तक आते आते है ना, ये रागों के जो 10 लक्षण हैं वो कितने हो गए? 13 हो गए। तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में रागों के कितने लक्षणों को ऐड किया? 3। उनका नाम क्या था? संन्यास, विन्यास, है ना। एक बार मैं बोल रहा हूँ, क्या? संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ठीक है। फिर इसके बाद में आधुनिक समय में है ना, भातखंडे ने क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 में रागों के 15 लक्षण के है ना उल्लेख किया है। ठीक है। तो उसके बाद में जो अभी हम लोगों ने जो भरतकृत नाट्य शास्त्र में प्राप्त है ना, जो जातियों के 10 लक्षण है उनके बारे में एक एक को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है? ग्रह है ना। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, है ना, कि कोई भी राग किस स्वर से क्या हो रहा है, वो प्रारंभ हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? ग्रह स्वर कहा जाता है। क्योंकि आज देखो क्या हो गया है कि हमारा प्राचीन समय में आधार स्वर अलग अलग होता था, है ना, तो ग्रह स्वर का ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज देखोगे तो हमारे पास 2 ही ग्रह स्वर हो सकते हैं। कुछ रागों में सा से स्टार्ट होता है तो वो सा ग्रह स्वर है, और कोई राग में नी से स्टार्ट होता है, नी उसका ग्रह स्वर है ना। तो बंदिश की दृष्टि से थोड़ा सा अलग हो सकता है ना। बंदिश, अब वो पर्टिकुलर बंदिश किस स्वर से स्टार्ट हो रहा है उसको हम भी ग्रह बोलते हैं। और तालों में भी वही है ना, सम ग्रह, विषम ग्रह, है ना, अतीत ग्रह, है ना, अनागत ग्रह के अर्थ में वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है? अंश, है ना। अंश का मतलब प्राचीन दृष्टि से क्या है कि आधार स्वर को क्या कहा जाता था? अंश कहा जाता था। क्योंकि ग्राम मूर्छना प्रणाली में कोई भी स्वर क्या हो सकता था? आधार स्वर हो सकता था। सा भी क्या हो सकता था? आधार। रे भी आधार, ग भी आधार स्वर हो सकता था। इसलिए 7 स्वर क्या हो सकते थे? तो इसलिए आप लोग देखोगे कि पुराने समय में जो अंश स्वर हैं वो एक से अधिक भी क्या हो सकते थे? अंश स्वर हो सकते थे, है ना। लेकिन आधुनिक समय में अंश स्वर हम किसको बोलते हैं? अंश स्वर सा को नहीं बोलेंगे, वादी स्वर को, है ना। तो अंश स्वर किसको बोलेंगे? वादी। यानी मतलब किसी भी राग का जो प्रमुख स्वर है ना, जिस तरीके से हमारे यहाँ रागों में क्या होता है, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी का कंसेप्ट है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्वर को हम है ना आज क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। आधुनिक समय में अंश का मतलब भी क्या होता है? समझ में आ रहा है ना, है ना। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या आता है? न्यास, न्यास का स्वर, है ना। अब जो न्यास जो बोल रहे हैं ना, आधुनिक समय में न्यास का अर्थ अलग है और प्राचीन समय में भी न्यास का अर्थ अलग था, है ना। तो न्यास का मतलब पहले क्या होता था? समाप्ति का स्वर, या मतलब राग का समाप्ति का स्वर, या गायन का समाप्ति का स्वर, या बंदिश का समाप्ति के स्वर को हम क्या बोलते थे? न्यास बोलते थे। और आधुनिक समय में जहां जहां पे ठहराव किया जाता है या रुका जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यास का स्वर बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपन्यास, है ना। अपन्यास का आज हम इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन प्राचीन समय में अपन्यास का क्या मतलब होता था, है ना, कि पूर्ण समाप्ति से पूर्व या उसके अलावा जिन जिन स्वरों है, जिन जिन स्थानों पे या जिन जिन स्वरों पे रुका जाता था उसको क्या कहा जाता था? अपन्यास। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? अल्पत्तो। अल्पत्तो का मतलब क्या होता है कि देखो रागों में क्या होता है ना, हर स्वर जो है एक ही मात्रा में तो नहीं प्रयोग किया जाता है ना। कोई स्वर ज्यादा यूज किया जाता है, कोई कम
यूज किया जाता है। अल्पत्व में क्या होता है कि जिस राग में है ना कम प्रयोग करते हैं, स्वरों का अगर कम प्रयोग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प मतलब कम होता है ना। तो अब रागों में कम या ज्यादा स्वरों का कैसे यूज करेंगे कि अगर अल्प प्रयोग करना है तो हम पर्टिकुलर किसी स्वर पे रुकेंगे नहीं और स्वरों को क्या करेंगे, लंघन करेंगे, लांघेंगे। और लंघन करना और ना रुकना क्या होता है, वो अल्पत्व होता है ना। बहुत तो मतलब होता है जिस रागों में स्वरों का ज्यादा प्रयोग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत तो बोलेंगे। तो बहुत तो के लिए क्या करेंगे, रुकेंगे पर्टिकुलर उस स्वर में और उस स्वर को क्या करेंगे, नहीं लंघन नहीं करेंगे, है ना। तो ना नागना और रुकना क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, औडव, है ना। औडव का मतलब क्या होगा, हाँ, जिन रागों में है ना 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे है ना बहुत सारे राग हैं औडव औडव जाति के। फिर उसके बाद में क्या आता है, षाडव, है ना। षाडव का मतलब क्या होगा, हाँ, जिन रागों में 6 स्वरों का प्रयोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, हाँ, मंद्र और तार, है ना। तो यहाँ पे देखो हर एक राग की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है ना, कि कुछ राग मंद्र और मध्य में ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे दरबारी राग है ना। जैसे अब ऐसे ही अडाना राग देखोगे तो मध्य और तार में क्या अच्छा लगता है ना। तो उस दृष्टि से देखोगे कि पर्टिकुलर एक राग का विस्तार मंद्र में कहाँ हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मंद्र बोलेंगे। और वो तार में कहाँ विस्तार हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, तार। तो हर एक स्वर के अपने मंद्र और तार स्वर क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं या निश्चित होते हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया रागों के 10 लक्षण, है ना। ये जो रागों के 10 लक्षण की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये इनके जो 10 लक्षण हैं इनका उल्लेख सर्वप्रथम हमें नाट्य शास्त्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जातियों के 10 लक्षण के नाम से ये प्रचलित थे, है ना। जिस तरीके से धीरे 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 जाति रागों के रूप में विकसित हुआ, है ना। हम बोल रहे हैं कि राग किससे विकसित हुआ है, जाति से। तो इसलिए जो जाति के 10 लक्षण है वही आज राग के क्या है, 10 लक्षण है ना। आप सभी लोगों को समझ में आया ना।